हाय एवरीवन, माय नेम इज तमन्ना चौधरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वैसे तो मैं नीट यूजी के लिए फिजिक्स पढ़ाती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि इंडिया में सिर्फ फिजिक्स का ही रेवोल्यूशन क्यों लेके आए जब हम फाइनेंशियल एजुकेशन देने के भी काबिल हैं। आज भी हम 2023 में जी रहे हैं, लेकिन इतने ऐसे लोग हैं, इतने ऐसे 25 साल के लोग आपको मिल जाएंगे जो आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी के बीच में डिफरेंस नहीं बता पाएंगे, जो म्यूचुअल फंड्स और बॉन्ड्स के बीच में डिफरेंस नहीं बता पाएंगे। और मेरे हिसाब से बिकॉज मैं अभी पिछले 4 सालों से फाइनेंस के बारे में पढ़ रही हूँ, स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वॉल्व हूँ, मैं इन्वेस्ट करती हूँ, मैं ट्रेड करती हूँ। मुझे इतनी चीज़ तो समझ आ चुकी है कि फाइनेंशियल एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो भले ही स्कूल में ना प्रोवाइड की जाए, लेकिन यूट्यूब एक काफ़ी अच्छा जरिया हो सकता है जिसकी हेल्प से ये जो नॉलेज की कमी है उसको भरा जाए। बिकॉज मेरे हिसाब से काफ़ी जनरल नॉलेज है और हर किसी के पास ये नॉलेज ज़रूर से होनी चाहिए, ताकि वो अपनी जो आर्थिक अवस्था है, जो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है, उनको इम्प्रूव कर सके और उनको पता लगे कि कैसे उनके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है जिसकी हेल्प से या तो वो पैसे कमा सकते हैं या फिर उनको जो पैसे मिल रहे हैं उनको इन्वेस्ट करके उन पैसों को बढ़ा सकते हैं। और इसी आइडिया के बेसिस पे मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक स्पेशल सीरीज शुरू कर रही हूँ, जिसके अंदर मैं ट्रेडिंग को बिल्कुल बेसिक से समझाने वाली हूँ, जिसके अंदर मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगी और उस प्लेलिस्ट के अंदर हर एक ऐसा वीडियो होगा जिसमें मैं हर वीडियो में अज्यूम कर रही हूँ कि जो व्यूअर है उसका ना तो कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, ना ही उसको किसी भी तरीके की फाइनेंशियल नॉलेज है। चाहे 16 साल का बच्चा देख रहा हो, आपको समझ आ जाए इस तरीके से मैं पूरी की पूरी प्लेलिस्ट डिजाइन करने वाली हूँ। मैं यही रिकमेंड करूंगी कि आप क्लास 1 से, मतलब अब मैं बोल सकती हूँ वीडियो 1 से स्टार्टिंग करना, और आगे जितने भी वीडियोस आएंगे उनको बिल्कुल सीरीज में देखना, ताकि जो मैं एक स्टोरी लाइन बिल्ड करना चाहती हूँ वो बिल्ड हो जाए। लेकिन उससे पहले अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्टेड है, अगर आप ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है, अगर आप इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि आपको ये वाला वीडियो तो आपको चलो खैर आप देख ही लोगे, लेकिन आगे जितने भी आने वाले वीडियोस हैं आपको उनकी नोटिफिकेशन आती रहे। ये पहला वीडियो है जो मैंने सोचा था 1 और आधे घंटे का होगा, लेकिन बाप रे इतनी मेहनत लगती है, मजा आ गया, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लगा। इसीलिए 1 और आधे घंटे का वीडियो तो नहीं, एक वीडियो मैं कल डालूंगी रात को 9 बजे और एक वीडियो मैं परसों डालूंगी रात को 9 बजे, ताकि ये जो पहला जो एक गिवन सेट ऑफ चीजें होती हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट क्या है, ट्रेडिंग के क्या टाइप्स हैं, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज क्या है, सेंसेक्स और निफ्टी क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी से कैसे डिफरेंट है, चार्ट्स कैसे बनाते हैं, ट्रेंड्स को कैसे एनालाइज किया जाता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, कैंडल स्टिक्स क्या है, किस तरीके के इंडिकेटर्स हैं जिसकी हेल्प से हम लोग प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हैं एक अच्छी ट्रेड लेने की या फिर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करने की। ये सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब और जिनका डेफिनेशन और अंडरस्टैंडिंग तो आपके पास होनी चाहिए, वरना हम ट्रेडिंग के ऊपर बिल्कुल अंदर जा ही नहीं पाएंगे। हम बातें नहीं कर पाएंगे कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से चार्ट बनता है, या फिर कौन से डिफरेंट डिफरेंट तरीके के इंडिकेटर्स है, कब कौन सा इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं और ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको मैं 3 वीडियोस में कवर करने वाली हूँ, जिसमें से ये वाली जो वीडियो है वो पहली वीडियो है। एक बार वो बेस बिल्ड हो जाता है ना, फिर लाइव ट्रेडिंग किया करेंगे, है ना, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज आए। क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जैसे बाइसिकल चलाना होता है। आप चाहे कितने भी यूट्यूब वीडियो देख लो कि बाइसिकल कैसे चलेगी, जब तक आप बाइसिकल को चलाओगे नहीं तब तक कोई मतलब नहीं है। उसी तरीके से ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग इज लेस अबाउट द स्किल्स एंड मोर अबाउट द माइंडसेट, और वो जो माइंडसेट है वो डेवलप होता है जब आप एक्चुअल में ट्रेडिंग करते हैं। तो देर इज समथिंग लाइक पेपर ट्रेडिंग एज वेल, कि मानो जो स्टूडेंट्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, आई एम वेरी श्योर तुम लोगों के पास पैसे नहीं है ना, या फिर कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो अभी पैसे नहीं लगाना चाहते, क्योंकि उसी में समझदारी है। जब भाई ट्रेडिंग आती नहीं है, या फिर चलो ट्रेडिंग के बारे में सारी चीजें जान ली और अभी जब आप पहली ट्रेड ले रहे हो तो आप नहीं शुरू करना चाहते असली पैसों से, दैट इज कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल, और मुझे लगता है वो समझदारी भी है। मैं बोल रही हूँ कि एक ऐसा जरिया है जिसकी हेल्प से आप अपने ट्रेडिंग के माइंडसेट को बिल्ड कर सकते हैं 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, असली पैसों को इन्वेस्ट करने से पहले, या फिर असली पैसों को डिपॉजिट करने से पहले, या फिर अगर मानो कोई 16 साल का बच्चा है तो 2 साल तुम ट्रेडिंग के माइंडसेट को सीखो, और उसके बाद जब तुम 18 साल के हो जाओगे उसके बाद तुम एक्चुअल ट्रेडिंग सीख सकते हो। तो इसको आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, जितना भी टाइम फ्रेम है आपका, जब आप पैसे नहीं लगाना चाहते हो या फिर नहीं लगा सकते हो, टू दी पॉइंट जहां पर आप एक्चुअल में पैसे लगाओगे, है ना। तो इसके अंदर आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है, उसके बारे में भी मैं आगे आने वाले वीडियोज में बात करने वाली हूँ। सो आई एम होपिंग ये वाला वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहे, जो कल वाला और परसों वाला वीडियो है वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहे। दैट इज ऑल एवरीवन, आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम, लेट्स गो।
अब ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग ट्रेडिंग के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, या कुछ भी जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से एसोसिएटेड है उनके बारे में बात नहीं कर सकते जब तक एक सवाल का जवाब ना हो, जो कि है कि स्टॉक मार्केट का मतलब क्या होता है। तो स्टॉक मार्केट को समझाने के लिए मैं स्टॉक मार्केट को दो हिस्सों में तोड़ूंगी, एक आ गया स्टॉक, दूसरा आ गया मार्केट, और दोनों बड़े ही जनरल से टर्म्स हैं। अगर मानो मैं स्टॉक की बात करूं तो स्टॉक बेसिकली किसी ऐसी चीज का कलेक्शन है जो वैल्यूएबल है, और उसी तरीके से मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर इन स्टॉक का एक्सचेंज हो सकता है। मानो अगर मैं स्टॉक मार्केट की जगह अगर मैं वेजिटेबल मार्केट की बात करती, तो वेजिटेबल मार्केट एक जगह है, वो मार्केट का मतलब जगह जहां पर एक्सचेंज हो सकता है। तो वेजिटेबल मार्केट एक जगह है जहां पर जो स्टॉक है वो वेजिटेबल्स हैं, मतलब वेजिटेबल वैल्यूएबल है, उनका कलेक्शन प्रेजेंट है। और अगर मानो मैं जो बायर हूं, अगर मैं सेलर को पैसे दे दूं जो कि सब्जी वाला है, तो जो सब्जी वाला है मुझे प्रोडक्ट दे देगा, वो वैल्यूएबल चीज दे देगा जो कि है सब्जी। उसी तरीके से मानो अगर मैं स्टॉक मार्केट की जगह अगर मानो मैं बुक मार्केट की बात करूं, तो बुक मार्केट भी क्या है, एक जगह है जहां पर मैं पैसों को एक्सचेंज करके एक वैल्यूएबल चीज ले रही हूँ जो कि क्या हो गई, हमारी बुक्स हो गई। तो उसी तरीके से स्टॉक मार्केट बेसिकली एक ऐसी जगह है जहां पर हम क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे कि बुक मार्केट में मैं पैसों के बदले बुक्स को एक्सचेंज कर रही थी, वेजिटेबल मार्केट में मैं पैसों के बदले वेजिटेबल को एक्सचेंज कर रही थी, उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में मैं पैसों के बदले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को एक्सचेंज करूंगी। अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है वो मैं अच्छे से समझा देती हूँ। देखो, इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या, कोई भी एक ऐसी चीज जो हेल्प करे आपको कोई टास्क को अकम्प्लिश करने की। तो आई कैन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसी चीज है जिसकी ट्रेडिंग हो सकती है, जिसको एक्सचेंज किया जा सकता है पैसों के बदले। जैसे कि मानो अगर मैं चेक की बात करूं, तो मानो अगर ए इंसान है और ए इंसान क्या करना चाहता है, बी इंसान को 5,000 रुपए देना चाहता है, तो जो जरिया बनेगा ताकि 5,000 रुपए जो है इनके बैंक से डेबिट होके इनके बैंक में क्रेडिट हो पाए, तो वो जरिया क्या हो जाएगा, चेक हो जाएगा। तो ए ने क्या किया, चेक लिख दिया 5,000 रुपए का, बी को दे दिया, बी बैंक में ले गया 5,000 के चेक को, और फिर बाद में बैंक ने चेक को एक्सेप्ट किया, 5,000 के चेक को एक्सेप्ट किया, 5,000 रुपए इनके अकाउंट से कटे और इनको मिल गए। समझे? तो जैसे चेक है वो भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है कि जितने भी एक्सचेंज फाइनेंस से एसोसिएटेड हैं उन एक्सचेंज में जो हेल्प करता है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। ऑल्दो चेक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी ट्रेडिंग नहीं की जा सकती, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि चेक के एग्जाम्पल से आपको एक जनरल आइडिया आ गया होगा कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है। तो बहुत तरीके के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कुछ जिनको हम नहीं ट्रेड कर सकते, कुछ जिनको हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मैं जिन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बिल्कुल डिटेलिंग में बात करने वाली हूँ वो हो गए स्टॉक्स, डेरिवेटिव्स, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स। ऑल्दो बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स का डिस्कशन इतना ज़्यादा नहीं होने वाला है आगे आने वाली इस वीडियो में या फिर आगे जो वीडियोस आएंगी उनमें, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट आपको पता हो कि बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स होते क्या है, ताकि आगे कभी भी इनसे एसोसिएटेड कोई बात हो रही हो या फिर किसी बात में इनका जिक्र हो रहा हो तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाए कि हाँ भाई बॉन्ड का ये मतलब होता है और म्यूचुअल फंड का ये मतलब होता है। जो ज़्यादातर डिस्कशन रहेगा ये वाली वीडियो का या फिर आगे जब भी ट्रेडिंग के ऊपर वीडियोज आएंगी, क्योंकि मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई है, तो वो सारा का सारा डिस्कशन है जनरली स्टॉक्स और डेरिवेटिव से ही एसोसिएटेड होगा। ट्रेडिंग के बारे में बात करने से पहले एक बार इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को बिल्कुल अच्छे से समझ लेते हैं। तो अगर मानो मैं सबसे पहला डिस्कशन स्टॉक्स का करती हूँ, तो देखो स्टॉक्स बेसिकली कंपनी के शेयर्स होते हैं। तुम ये लगा लो कि मानो कंपनी है, ठीक है, लेट अस अज्यूम कि मेरे पास ना एक कंपनी है जिसकी जो वैल्यू है वो 4 लाख रुपए की है। तो मैं अगर बोल रही हूँ कि ये मेरे पास एक ऐसी कंपनी है जिसका एक शेयर 100 रुपए का है, तो आपको समझना पड़ेगा कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, 4,000 हो जाएंगे। मानो अगर मुझे समझाना हो कि एक्चुअली में शेयर होता क्या है, तो कभी भी अगर आप स्कूल जाएं तो आपके स्कूल के बैग में बहुत सारी बुक्स होती है ना, तो आप एक ऐसी बुक नहीं ले रहे हो जिसके अंदर हिस्ट्री भी लिखी हुई है, जिसके अंदर साइंस भी लिखी हुई है, जिसके अंदर एसएसटी भी लिखी हुई है, नहीं। आपका जितना भी सिलेबस है डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिवाइडेड है। उसी तरीके से जो कंपनी की वैल्यू होती है, कंपनी की वैल्यू शेयर्स में डिवाइडेड होती है। बस मेरे गिवन एग्जांपल में और शेयर्स में डिफरेंस ये है कि मैंने जो एग्जांपल लिया था उसमें अलग अलग बुक अलग अलग नेचर की थी, लेकिन एक शेयर दूसरे शेयर से बिल्कुल इक्वल होता है। मतलब कोई ये नहीं बोल सकता कि अभी मानो 5:07 और x नंबर ऑफ सेकेंड्स हो रहे हैं, तो मेरे पास मैंने एक कंपनी का शेयर लिया 20 रुपए में और दूसरे इंसान ने उसी कंपनी के शेयर को लिया 30 रुपए में, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो कंपनी का शेयर है इसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं। मानो आपने ये जो कंपनी जिसका एग्जांपल हम लोगों ने लिया है, हम लोगों ने एक शेयर खरीद लिया और हमने ये शेयर खरीद लिया 100 रुपए का, तो आई कैन से कि अभी हमारे 100 रुपए लग चुके हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि टाइम के साथ साथ ये 200 रुपए हो जाए, है ना, और ऐसे भी हो सकता है कि टाइम के साथ साथ ये 50 रुपए हो जाए। अगर हम 100 रुपए के ऊपर खरीद रहे हैं और 200 रुपए के ऊपर बेच रहे हैं ना, तो यहाँ पर मार्जिन 100 रुपए की है, मतलब यहाँ पर जो डिफरेंस है 100 रुपए का है। इसका मतलब मुझे जो प्रॉफिट है वो 100 रुपए का मिला है, क्योंकि मैंने
100 रुपए की चीज को खरीद के 200 में बेचा है तो मुझे 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया। और उसी तरीके से मानो अगर मैं 100 रुपए की चीज को 50 के ऊपर जाके बेचती हूँ तो यहाँ पर जो मार्जिन है 50 रुपए का है, इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि मुझे 50 रुपए का लॉस हुआ है। तो आई कैन से स्टॉक्स बेसिकली कंपनी के शेयर्स हैं जिनको हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, और इन स्टॉक्स के प्राइसेस, इन शेयर्स के प्राइसेस किस तरीके से ऊपर नीचे जाते हैं उसके ऊपर डिसाइडेड होगा हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है या फिर कितना लॉस हुआ है। दूसरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आ जाता है डेरिवेटिव। अब आप डेरिवेटिव को इस तरीके से समझिए कि स्टॉक में चीज़ें काफ़ी सिंपल थी कि मानो अगर मैं किसी कंपनी के स्टॉक्स को बाय कर रही हूँ तो बेसिकली मैं कंपनी के शेयर्स को बाय कर रही हूँ, है ना। और मैंने कंपनी के शेयर्स को बाय कर लिया। अब मानो अगर शेयर प्राइस में इंक्रीज आता है तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, शेयर प्राइस में डिक्रीज आ जाता है तो मेरा लॉस हो जाएगा। मैं ये बता दूं कि ऊपर उठती हुई मार्केट में भी और नीचे गिरती हुई मार्केट में भी दोनों सिनारियोज में प्रॉफिट को बुक किया जा सकता है। लेकिन अभी मैं कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के बारे में बात नहीं करने वाली हूँ। अभी मैं चाहती हूँ एक बार जरा सा इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बिल्कुल डिटेलिंग में बात कर लेते हैं, इनको समझ लेते हैं। बाकी ऑब्वियसली बात है आगे बहुत ज्यादा डिस्कशन होने वाला है काफी चीजों के ऊपर। तो मैं ये बोल रही हूँ कि दो तरीके के इंसान हो सकते हैं। मानो ए इंसान बोले, कंपनी का एग्जाम्पल ले लेते हैं अपोलो हॉस्पिटल्स, ठीक है। तो ए इंसान क्या कर रहा है, ए इंसान अपोलो हॉस्पिटल्स के शेयर्स को खरीद रहा है और जब शेयर प्राइस में इंक्रीज आता है तो उसको प्रॉफिट होता है। लेकिन मानो दूसरा इंसान ये बोले कि यार मुझे ना शेयर होल्डर नहीं बनना, मुझे अपोलो हॉस्पिटल्स के शेयर्स नहीं खरीदने, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि जब अपोलो हॉस्पिटल्स के शेयर प्राइस में इंक्रीज आए तो उसकी वजह से मैं भी प्रॉफिट को बुक कर पाऊँ। तो वो क्या करेगा, शेयर्स नहीं खरीदेगा, वो डेरिवेटिव्स खरीदेगा। समझ रहे हो, दोनों इंसान प्रॉफिट कमा रहे हैं जब अपोलो हॉस्पिटल्स का जो शेयर प्राइस है वो इंक्रीज होता है। लेकिन जो पहले वाला इंसान है उसके पास अपोलो हॉस्पिटल्स के शेयर्स हैं, दूसरे वाले के पास अपोलो हॉस्पिटल्स के शेयर्स नहीं है। तो आई कैन से कि जो दूसरे वाला इंसान है वो एक ऐसी चीज की ट्रेडिंग कर रहा है जिसकी वैल्यू डिसाइडेड है अपोलो हॉस्पिटल के शेयर्स के ऊपर। तो डेरिवेटिव यही है, डेरिवेटिव एक ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू डिसाइडेड होती है कि बेसिकली वो किसका डेरिवेटिव है और उसकी क्या वैल्यू है। जैसे कि अगर मानो अपोलो हॉस्पिटल्स का शेयर प्राइस इंक्रीज होता है तो उसकी डेरिवेटिव की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, अगर उसका शेयर प्राइस गिरेगा तो डेरिवेटिव की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी। फर्क ये है कि यहाँ पर आपके पास अपोलो हॉस्पिटल्स के शेयर्स नहीं है। तो अगर मानो मैं डेरिवेटिव्स की बात करूँ, डिफरेंट तरीके के डेरिवेटिव्स हैं। इसके अंदर CFDs आ जाते हैं, स्वॉप्स आ जाते हैं, फ्यूचर्स आ जाता है, ऑप्शन आ जाता है। ऑल्दो हम लोग जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर और ऑप्शन भी तरीके की ट्रेडिंग है। फ्यूचर और ऑप्शन की ट्रेडिंग को सबसे ज्यादा रिस्की भी माना जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा रिटर्न जो है वो भी हम लोगों को डेरिवेटिव्स को ट्रेड करने पे ही मिलते हैं। जितने भी बिगिनर स्टूडेंट्स हैं मैं चाहूंगी आप डेरिवेटिव को ज्यादा अभी टच ना करें। एक बार जब आप ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं, फिर आप ट्रेडिंग को सीख जाते हैं, फिर ही डेरिवेटिव्स के ऊपर है, फ्यूचर्स और ऑप्शंस के ऊपर है, और फिर बाद में अपने प्रॉफिट को बुक करें। डेरिवेटिव को समझाने के लिए मैं ये इमेज लेके आई हूँ कि मानो अगर मैं अडानी के स्टॉक को सर्च करती हूँ तो अडानी एंटरप्राइज का एक ही स्टॉक आ रहा है ना। आप यहाँ पर अडानी एंटरप्राइज 1, अडानी एंटरप्राइज 2, अडानी एंटरप्राइज 3 नहीं देख पा रहे क्योंकि कंपनी तो एक ही है। लेकिन मानो अगर मैं ऑप्शंस में, तो ऑप्शंस और फ्यूचर्स दोनों डेरिवेटिव्स है। मानो आपकी बार अगर मैं ऑप्शंस में अडानी को सर्च करती हूँ तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मेरे पास कितने सारे ऑप्शंस हैं। मेरे पास 1100, मेरे पास 1150, 1200, 1250, 1300 का ऑप्शन है। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि यहाँ पर ना डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा है। अब ऑप्शंस क्या है, फ्यूचर्स क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, अगेन उसके ऊपर हम लोग आगे जाके बात करेंगे। अभी एक बार बेसिकली समझ लेते हैं कि एक्चुअली में ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है। तो मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि डेरिवेटिव ज्यादा रिस्की हैं, इनके अंदर रिटर्न्स भी ज्यादा मिलते और यहाँ पर ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन भी है कि मानो अगर मुझे अडानी एंटरप्राइजेस के स्टॉक को खरीदना हो तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है। लेकिन मानो अगर मुझे ऑप्शंस को खरीदना हो तो देखो मेरे पास कितने सारे ऑप्शंस हैं। बस अभी के लिए आप डेरिवेटिव्स को इतना समझो, आगे जब हम लोग फ्यूचर और ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे तो और समझ आ जाएगा। आगे बढ़ते हुए अभी तीसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करते हैं जिनको बॉन्ड्स बोला जाता है। तो देखो अभी तक जो हम लोगों ने स्टॉक्स और डेरिवेटिव्स के बारे में बात की है तो उनमें क्या हो रहा था ना कि अलग अलग इंसान अलग अलग प्रॉफिट कमा सकते थे। जैसे कि लेट अस टेक एन एग्जांपल कि मैंने और मेरे दोस्त ने एक शेयर खरीदा किसी कंपनी का, तो मुझे भी 100 रुपये लग गए, उसके भी 100 रुपये लग गए, तो हम लोगों ने 100 रुपये का एक एक शेयर खरीद लिया, है ना। तो मैंने क्या किया ना, मैंने देखा वाव यार ये तो ऊपर जा रहा है तभी तो शेयर खरीदा है, तो अभी जब तक उसका प्राइस 150 हो गया तो मैंने अभी शेयर को बेच दिया, है ना। लेकिन मेरा जो दोस्त था वो ज्यादा पेशेंट था, उसको ज्यादा नॉलेज थी इसकी, तो उसने क्या किया, उसने 180 के ऊपर जाके बेचा।
तो आप देख पा रहे हैं मुझे जो प्रॉफिट हो रहा है वो 50 रुपए का है और मेरे दोस्त को जो प्रॉफिट हो रहा है वो 80 रुपए का है। सेम चीज डेरिवेटिव में भी होती है। आप देख पा रहे होंगे कि स्टॉक्स और डेरिवेटिव के केस में हम लोगों को कितना प्रॉफिट हो रहा है ये डिसाइड होगा कि हम कब बाय कर रहे हैं, कौन से प्राइस के ऊपर बाय कर रहे हैं, कौन से प्राइस के ऊपर सेल कर रहे हैं। लेकिन अब ये वाली दिक्कत ना म्यूचुअल फंड के अंदर या फिर मैं बोल सकती हूँ बॉन्ड्स के अंदर नहीं होती है। अभी ना मानो अगर मैं एक बॉन्ड की बात करूं, मानो 24 जुलाई को मैंने एक कंपनी का बॉन्ड खरीद लिया, ठीक है, और मैंने बॉन्ड खरीदा 200 रुपये में, और जिस तरीके से कंपनी के साथ मेरी बात हुई उन्होंने बोला कि वो मुझे ना 50% का इंटरेस्ट देंगे, ठीक है, 50 नहीं 5% का इंटरेस्ट देंगे, और ये जो बॉन्ड है ये एक्सपायर हो जाएगी मान लो 24 अगस्त को। मानो अभी कोई ऐसी दुर्घटना घट गई जिसकी वजह से बिल्कुल रातों रात कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो गिर गया, तो अभी कंपनी मुझे ये नहीं बोल सकती कि अरे हमारे तो शेयर प्राइस लो हो गया है, अब उसी बेसिस के ऊपर आपको पेमेंट दी जाएगी। नहीं, 24 जुलाई से लेके 24 अगस्त तक जो मर्जी हो जाए मुझे 5% इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। बोल सकती हूँ मेरे 200 रुपये 210 रुपये हो जाएंगे और मुझे 24 अगस्त को 210 रुपये मिल जाएंगे। तो मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि जो बॉन्ड्स हैं वो ज़्यादा सेफ प्लेस है कि मानो अगर किसी ने बिल्कुल रिसेंटली ही इन्वेस्टमेंट शुरू की है तो उनको बॉन्ड्स वगैरह ज़रूर से खरीदने चाहिए, उनमें ज़रूर से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ऑल्दो इनके अंदर प्रॉफिट कम होता है, मतलब रिटर्न्स हम लोगों को कम मिलते हैं, लेकिन ये ज़्यादा सेफ है कि अगर आपको बोल दिया गया था कि भाई इतना इंटरेस्ट मिलेगा तो वो वाला इंटरेस्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। अगर मैं जनरल डिस्कशन करूँ तो बॉन्ड्स भी दो तरीके के होते हैं। एक तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो जाएंगे जिसके अंदर कंपनीज एसोसिएटेड है, और उसी तरीके से सोवरेन या फिर म्युनिसिपल बॉन्ड्स हो जाएंगे जिसके अंदर गवर्नमेंट एसोसिएटेड है। मैं तो डेफिनेटली बोलूंगी कि कोई भी जो स्टॉक मार्केट में न्यू है उनको शुरुआत करनी चाहिए बॉन्ड से। ऑल्दो यहाँ से कम रिटर्न आएंगे लेकिन ये ज़्यादा सेफ है और आपको आपका रिटर्न डेफिनेटली मिलेगा। चौथा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आ जाता है म्यूचुअल फंड। इसका नाम तो आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा, है ना, एडवर्टाइजमेंट काफ़ी बार देखी होगी कि म्यूचुअल फंड से ज़्यादा बढ़िया चीज़ ही नहीं है। इसकी हवा इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि स्टॉक्स और डेरिवेटिव्स में बेसिकली क्या हो रहा था, हम डिसाइड कर रहे थे कि कहाँ पर बाय करना है, कहाँ पर सेल करना है। वी वर दी वन हु वर डिसाइडिंग। बॉन्ड्स में क्या था, बॉन्ड्स में हम लोगों ने बस एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी, एक बार बॉन्ड को खरीद लिया, पता लग गया कि भाई इतना इंटरेस्ट मिलेगा, ये भी पता लग गया कब मिलेगा, जीवन सेट था। अब मैं ये बोल रही हूँ कि म्यूचुअल फंड में क्या होता है ना कि म्यूचुअल फंड में डिफरेंट डिफरेंट लोग इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, और फिर बाद में वो जो नेट अमाउंट है जिसको एसेट अंडर मैनेजमेंट बोला जाता है, अब इसके ऊपर फंड मैनेजर स्टॉक मार्केट के ऊपर ट्रेडिंग करेगा या जो मर्जी करेगा और उसके बेसिस के ऊपर आपको पैसे मिलेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, मानो अगर मैं इस म्यूचुअल फंड की बात करूं जिसका रैंडम नाम मैंने एक्स दे दिया, ठीक है, तो अब इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट लोग पैसे डालेंगे। मानो यहाँ पर 3 लोगों ने पैसे डाले, ठीक है, इसने पहले इंसान ने ऐसे 2000 रुपये डाल दिए, ठीक है, दूसरे इंसान ने 10,000 रुपये डाल दिए, और ये जो चौथा इंसान है थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहता था, इसने 7,000 रुपये डाल दिए। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि अब ये जो म्यूचुअल फंड की वर्थ हो गई वो कितनी होगी, 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए हो गया एसेट अंडर मैनेजमेंट। इन पैसों को संभालेंगे फंड मैनेजर जो एक्सपीरियंस्ड होंगे, वो इसके ऊपर काम करेंगे, और फिर बाद में मानो अगर ये वाली वैल्यू 1,50,000 हो जाती है तो कुछ प्रॉफिट खुद रखेंगे और जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो आपको देंगे। अगर मानो मुझे कंपेयर करना हो कि बॉन्ड्स में ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं या फिर म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा रिटर्न मिलते हैं, डेफिनेटली यहाँ पर ज्यादा रिटर्न मिलते हैं। ये कम रिस्की भी है क्योंकि यहाँ पर वो इंसान काम कर रहा है जो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, जो कि हो गए हमारे फंड मैनेजर। और सबसे बढ़िया बात म्यूचुअल फंड की ये है कि आप बिल्कुल छोटे अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कि जैसे कि आप किसी म्यूचुअल फंड में 100 रुपए भी दे सकते हैं, आप 100 रुपए से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड्स के बिल्कुल बॉन्ड्स की तरह एक स्टार्टिंग डेट होती है, ये कब स्टार्ट होगा, और उसी तरीके से एक एक्सपायरी डेट होती है कि कब तक ये वैलिड होगा, कब तक ये चलेगा, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ कि मानो अगर मेरे पास एक म्यूचुअल फंड है जिसकी स्टार्टिंग डेट 24 जुलाई है और जिसकी एक्सपायरी 25 अगस्त ले लेते हैं, ठीक है। अब म्यूचुअल फंड्स भी कई कई तरीके के होते हैं, जैसे कि मानो अगर ये वाला इंसान है, इसने एक्स म्यूचुअल फंड में 20,000 रुपये डाल दिए थे, लेकिन मानो इसने बहुत सारे वीडियोस देख लिए इन्वेस्टमेंट के ऊपर, इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और अब ये ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहता है। ये क्या करना चाहता है, अब 10,000 रुपये और डालना चाहता है। तो क्या वो डाल पाएगा या नहीं डाल पाएगा वो भी डिपेंड करता है कि म्यूचुअल फंड किस तरीके का है। जैसे कि 3 तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं। एक होता है ओपन एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब अगर मानो इंसान चाहे तो बिल्कुल यहाँ पर आके 13 अगस्त को भी अगर पैसे डालना चाहे म्यूचुअल फंड में तो डाल सकता है। एक होते हैं क्लोज्ड एंडेड, जहां पर आप सिर्फ और सिर्फ इसी तारीख तक डाल सकते हो,
और फिर होते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स कि जैसे कि मानो यहाँ पर मैं एक रैंडम डेट लिख देती हूँ 30 जुलाई। तो स्टार्ट ये 24 जुलाई से हो चुका है, लेकिन इन्होंने ना एक टाइम फ्रेम दे दिया है कि इस टाइम फ्रेम में अगर आप ज़्यादा पैसे लगाना चाहते हो तो ज़्यादा भी लगा सकते हो, लेकिन 30 जुलाई के बाद आप और ज़्यादा पैसे नहीं डाल पाओगे। तो कभी भी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करो तो ये ज़रूर से देखो कि किस तरीके का म्यूचुअल फंड है और अपनी रिक्वायरमेंट्स के बेसिस के ऊपर ही डिसीजन लो। अभी बिकॉज हम उन सारे टर्म्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, स्टॉक मार्केट से एसोसिएटेड हो या फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हो, तो अब हम फाइनली डिस्कशन शुरू कर सकते हैं कि एक्चुअली में ट्रेडिंग होती क्या है। आई एम होपिंग सब लोग इतना तो जान चुके हैं कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जिसके अंदर हम लोग एसेट्स को खरीदते हैं और फिर बाद में सेल करते हुए हम ये होप करते हैं, हम इतना वेट करते हैं कि हम लोग एक प्रॉफिट बुक करें। तो यही जो एक्सचेंज है इसी को ही ट्रेडिंग का नाम दिया गया है। जैसे कि मानो मैं अडानी के शेयर्स को खरीद लेती हूँ, ठीक है, ना तो मैं आज उसको बेचने वाली हूँ, ना ही मैं 2 हफ्ते के बाद उसको बेचने वाली हूँ, ना ही मैं 1 महीने के बाद उसको बेचने वाली हूँ। इसका मतलब मैं ट्रेडिंग नहीं कर रही। अगर मानो मैं किसी भी चीज़ को, किसी भी एसेट को खरीद रही हूँ उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए, कि मैं सोच रही हूँ उसको 2 साल के बाद बेचूंगी, 1 साल के बाद बेचूंगी, तो बेसिकली वो मेरी इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग शॉर्ट टाइम स्पैन की होती है। तो ये जो शॉर्ट टर्म एसेट की होल्डिंग है और फाइनली उसका एक्सचेंज है, उसी को ट्रेडिंग बोला जाता है। तो ट्रेडिंग 3 तरीके के हो सकते हैं। पहला ट्रेडिंग आ जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग, के मानो आपने एक इंट्राडे ट्रेड ले ली। इसका मतलब ये है कि अगर मानो आप 24 जुलाई को कोई चीज खरीद रहे हैं, तो जैसे ही मार्केट क्लोज होगी, अब कब मार्केट ओपन होती है, कब मार्केट क्लोज होती है, सब बात करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझो कि अगर मानो मैं किसी दिन मार्केट खुलते ही अगर मैं कोई चीज खरीद रही हूँ, तो मार्केट खत्म होने से पहले मुझे वो चीज सेल कर देनी है। कभी कभी ना मार्केट में बिल्कुल तेज मोमेंटम आता है, जैसे कि 2023 की स्टार्टिंग में अडानी के जो शेयर प्राइसेस है बहुत ही ज्यादा गिर गए थे। तो मैं आगे अभी बताने वाली हूँ कि कैसे अगर किसी के प्राइस गिरे तब भी हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, और प्राइसेस अगर इंक्रीज हो तब भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो अभी के लिए अज्यूम करते हैं कोई और कंपनी है, तो जैसे अडानी के प्राइसेस गिरे थे तो उस कंपनी के प्राइसेस बहुत ही ज्यादा राइज कर रहे हैं। और इसी तरीके से किसी बिजनेस चैनल के ऊपर भी आया था कि इनको इतनी फंडिंग मिल गई है, या फिर कुछ XYZ हो गया जिसकी वजह से उनके शेयर प्राइसेस इंक्रीज होने वाले हैं। तो अभी लोग क्या करेंगे, बिकॉज उन्होंने मोमेंटम को एक्सपेक्ट कर लिया, तो वो इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे कि वो जिस दिन खरीदेंगे, मानो 100 के ऊपर एक शेयर को खरीदा और उनको अच्छे से पता था बहुत ही ज्यादा हाइक आने वाला है, तो मानो उन्होंने 300 के ऊपर जाके बेच दिया। ये कितना प्रॉफिट हो गया, 200% प्रॉफिट हो गया। तो ऐसे केसेस में भी जो मोमेंटम ट्रेडिंग है वो जनरली इंट्राडे ट्रेडिंग में ही आती है। दूसरी तरीके की ट्रेडिंग हो जाती है स्विंग ट्रेडिंग। अब इसमें क्या होता है ना, मानो मार्केट में कोई न्यूज आई कि आगे आने वाले दिनों में इस कंपनी के शेयर का प्राइस काफी ज्यादा इंक्रीज होने वाला है, तो मैं क्या करूंगी, या तो मैं उसका कोई डेरिवेटिव खरीद लूंगी या फिर मैं उसके कुछ शेयर्स को बाय कर लूंगी। तो मानो मैंने 100 रुपए के ऊपर एक शेयर को खरीदा, ठीक है। अब मैंने देखा कि मैंने 24 को ये खरीदा है जैसे मार्केट ओपन हुआ है, और अभी 24 का मार्केट क्लोज होने वाला है, लेकिन प्राइस सिर्फ 120 तक गया है। तो ये तो सिर्फ 20% इंक्रीज है, मुझे अच्छे से पता है ये तो और ज्यादा ऊपर जाने वाला है। तो मैं फिर इस ट्रेड को क्लोज नहीं करूंगी। मतलब मैं इंट्राडे ट्रेड में नहीं करने वाली हूँ, मैंने एक इंट्राडे ट्रेड नहीं ली है, मैंने एक स्विंग ट्रेड ली है कि मैं ठहरूंगी, मैं इसको होल्ड करूंगी। कि मानो जैसे मार्केट क्लोज हुई, प्राइस 120 था, तो अभी दूसरे दिन जब मार्केट खुली ना तो 120 से स्टार्टिंग हो गई, और अब जब 25 जुलाई को और अब जब 25 जुलाई को मार्केट बंद हो रही है, मानो वो प्राइस 160 तक पहुंच गया, लेकिन मुझे अब भी पता है कि नहीं यार प्राइस तो और भी इंक्रीज होंगे, तो अब भी मैं इसको होल्ड करके रखूंगी। फिर जब 26 जुलाई को मार्केट ओपन होगी, तो मानो जब तक मार्केट बिल्कुल क्लोज होने वाली है और प्राइस 200 नजर आ रहा है, अब मैं सेटिस्फाइड हूँ, अब मैं इसको क्या कर दूंगी, अब मैं इसको सेल कर दूंगी और अपने प्रॉफिट को बुक कर लूंगी। तो ये स्विंग ट्रेडिंग होता है, जिसके अंदर हम सेम दिन के ऊपर सेल नहीं कर रहे हैं, हम कुछ टाइम के लिए उस एसेट को होल्ड करके रख रहे हैं ताकि उसके अंदर प्राइस में कुछ अच्छा इंक्रीज आए, और फिर बाद में हम लोग उसको सेल करें एक अप्रोप्रिएट टाइम के ऊपर। तो मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करूँ या फिर स्विंग ट्रेडिंग की बात करूँ, ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है। लेकिन मानो अगर मैं पोजिशनल ट्रेडिंग की बात करूँ, तो पोजिशनल ट्रेडिंग थोड़ी सी लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग होती है, जिसके अंदर आप उसको 2 हफ्तों में नहीं सेल कर रहे हैं, 5 दिन में नहीं सेल कर रहे हैं, 1 दिन में नहीं सेल कर रहे हैं, आप अपने एसेट को थोड़ा सा ज्यादा टाइम फ्रेम के लिए बाय करके रखते हैं और होल्ड करके रखते हैं, और फिर जब आपका वो एक्सपेक्टेड प्राइस आता है तब जाके आप उसको सेल करते हैं। तो आई कैन से पोजिशनल ट्रेडिंग एक तरीके की लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग है। ऑल्दो ये इन्वेस्टमेंट जितनी लॉन्ग नहीं होती, लेकिन डेफिनेटली स्विंग या फिर इंट्राडे जितनी छोटी भी नहीं होती। जैसे सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच वाला पोर्शन होता है सेमी कंडक्टर, उसी तरीके से इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बीच वाला जो पोर्शन है उसको पोजिशनल ट्रेडिंग बोला जाता है। मानिए अगर आप इंडिया में रहने वाले हैं और अगर आप वेजिटेबल मार्केट जाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली बात है आप किसी और देश की वेजिटेबल मार्केट तो जाएंगे नहीं, आप अपने ही इंडियन वेजिटेबल मार्केट में जाएंगे और अपने पैसों को एक्सचेंज कराएंगे किसी वेजिटेबल के साथ।
उसी तरीके से अगर मानो कोई भी इंडिया में रहने वाला इंसान अगर स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहता है ट्रेडिंग के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उस स्टॉक मार्केट को इंडियन स्टॉक मार्केट बोला जाता है। तो आई कैन से डिफरेंट डिफरेंट जगहों की डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक मार्केट है। उसी तरीके से अभी अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ कि जो इंडिया है, अब उसके अंदर एक वेजिटेबल मार्केट तो है नहीं, तो आप इंडिया में रहने वाले सदस्य हैं तो ये तो फॉर श्योर हो गया कि आप इंडिया के अंदर के ही किसी वेजिटेबल मार्केट में जाके अपने पैसों को एक्सचेंज करेंगे वेजिटेबल से। लेकिन वो वेजिटेबल मार्केट्स भी तो डिफरेंट डिफरेंट है। उसी तरीके से ये जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उसके अंदर दो स्टॉक एक्सचेंज है। एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है जिसको एनएससी बोला जाता है, और एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है जिसको बीएससी के साथ डिनोट किया जाता है। तो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ये थोड़ा सा ओल्डर है, ये न्यूअर है, लेकिन अगर मानो मैं साइज की बात करूं कि इनके अंदर कितनी कंपनीज रजिस्टर्ड है, उसके बेसिस के ऊपर जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो बड़ा है और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो छोटा है। अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि मानो अगर मैं एक कंपनी शुरू करती हूँ और वो एनएससी के अंदर लिस्टेड नहीं है, इसका मतलब कोई भी इंसान मेरी कंपनी के शेयर्स के को ना तो खरीद सकता है ना ही उनको ट्रेड कर सकता है, मतलब ना तो इन्वेस्ट कर सकता है ना ही ट्रेड कर सकता है इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जाके। तो एनएससी के अंदर जो लिस्टेड कंपनीज हैं सिर्फ उन्हीं की हम लोग ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर स्टॉक मार्केट के अंदर उनसे एसोसिएटेड काम कर सकते हैं। और जो कंपनीज बीएससी के अंदर लिस्टेड हैं तो बीएससी के अंदर हम लोग उन्हीं कंपनीज के विद रिस्पेक्ट टू या तो ट्रेडिंग कर सकते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो एनएससी है थोड़ी सी वाइडर है, इसके अंदर 24 सेक्टर के स्टॉक्स आ जाते हैं, कंपनीज आ जाती हैं। लेकिन अगर मैं बीएससी की बात करूँ तो कंपेरेटिवली छोटा है। कि अगर मानो मैं पूरी दुनिया की बात करूँ ना कि पूरी दुनिया में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज होंगे, है ना, वो अलग बात है, हमारे इंडिया में सिर्फ 2 स्टॉक एक्सचेंज है। लेकिन अगर मानो मैं पूरी दुनिया की बात करूँ तो डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंज होंगे। तो अगर उनमें से मैं टॉप 10 की बात करूँ ना, सो इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ये टॉप 8 में आता है, मतलब आई कैन से ये टॉप 8 है। टॉप 10 में इसका नाम कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, लेकिन बीएससी टॉप 10 में नहीं आता है। क्योंकि आप खुद देखो ना, यहाँ पर 24 सेक्टर्स में से 50 तरीके के स्टॉक्स आप लोग बाय कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, उनके डेरिवेटिव्स भी आपको मिल जाएंगे, उनके फ्यूचर्स भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन बीएससी में सिर्फ 13 सेक्टर में से ही ये स्टॉक्स आ रहे हैं। 30 स्टॉक्स इसके अंदर हैं जिनकी अगेन हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं या फिर जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो एनएससी बड़ा है और उसी तरीके से जो बीएससी है वो कंपेरेटिवली छोटा है। अब बात यह है कि मानो अगर मैं एक क्लासरूम की बात करूं, अब इस क्लासरूम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट बच्चों के डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स आ रहे हैं। जैसे कि अगर मानो मैं एनएससी की बात करूं तो इसके अंदर 50 तरीके के स्टॉक्स हैं, है ना। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि एक कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, एक कंपनी नहीं अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब हर एक कंपनी की परफॉर्मेंस डिफरेंट है, हर एक कंपनी की वैल्यूएशन डिफरेंट है, हर एक कंपनी के अंदर नंबर ऑफ शेयर्स डिफरेंट है, और कितना शेयर राइज किया है, कितना शेयर नीचे गया है, उसका प्राइस वो भी डिफरेंट है। तो हम क्या करते हैं ना, ये जो कलेक्शन ऑफ 50 स्टॉक्स है इनकी वैल्यूएशन, और आई कैन से कि एक ऐसा टर्म जिसके बेसिस के ऊपर हम लोग बता सकें कि जैसे क्लास में मैं बोल सकूं कि भाई इस क्लास की जो परफॉर्मेंस है पहले से अच्छी हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि उस क्लास के अंदर जितने भी बच्चे हैं उन सबकी परफॉर्मेंस ऊपर गई है, मतलब ऑन एन एवरेज अगर मैं अपने रूल्स और रेगुलेशंस के बेसिस के ऊपर चलूँ तो ऑन एन एवरेज अगर ज़्यादातर बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है तो मैं बोल सकती हूँ कि एक क्लास की परफॉर्मेंस बढ़ी है। बिल्कुल सेम चीज़ है कि अगर मानो एनएससी के अंदर 50 स्टॉक्स हैं, अब कुछ कंपनी कुछ स्टॉक कुछ कैसा परफॉर्म करेंगे, कुछ स्टॉक कुछ कैसा परफॉर्म करेंगे, तो हम लोग को एक इंडेक्स की ज़रूरत होती है। जैसे मैं एवरेज मार्क्स एक क्लास के लिए डिफाइन किए, उसी तरीके से हम लोग इन स्टॉक एक्सचेंज के लिए हमें एक मार्केट इंडेक्स की ज़रूरत है कि हम ये बोल पाएँ कि अगर मानो इन 50 स्टॉक्स में से ऑन एन एवरेज ज़्यादातर कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं तो मार्केट इंडेक्स बड़ा है। और उसी तरीके से मानो बीएससी के अंदर जितने भी कंपनीज लिस्टेड हैं अगर मानो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जो सेंसेक्स है वो कम हुआ है, मतलब उसका जो मार्केट इंडेक्स है वो कम हुआ है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो मार्केट इंडेक्स है बेसिकली एक वे है जिसके बेसिस पे हम लोग ये बता सकते हैं कि जितने भी 50 कंपनीज एनएससी के अंदर है या फिर 30 कंपनीज बीएससी के अंदर है, ऑल टुगेदर उनकी जो ग्रोथ है कैसी है। आप लोगों ने काफ़ी बिजनेस चैनल्स के अंदर ये चीज़ सुनी होगी कि यार जो निफ्टी है वो इंक्रीज हुआ है, निफ्टी के अंदर गैप अप ओपनिंग आई है, निफ्टी के अंदर गैप डाउन ओपनिंग आई है। तो ये निफ्टी क्या है, निफ्टी बेसिकली एक मार्केट इंडेक्स है उन सारी कंपनीज का ऑल टुगेदर जो एनएससी के अंदर लिस्टेड है। और उसी तरीके से बीएससी का जो मार्केट इंडेक्स है वो सेंसेक्स है। इसका मतलब मानो अगर मैं बोल रही हूँ सेंसेक्स अगर ज़्यादा हुआ है मतलब बीएससी के अंदर लिस्टेड जितनी भी कंपनीज हैं 30 जो स्टॉक्स हैं 30 जो कंपनीज हैं उन्होंने कंपेरेटिवली अगर सेंसेक्स बढ़ा है तो अच्छा परफॉर्म किया है, सेंसेक्स कम हुआ है तो उन्होंने
अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, ऑन एन एवरेज मैं बोल सकती हूँ कि उन कंपनीज के एसोसिएशन में जो मार्केट का जो प्राइस है वो गिर रहा है। तो कभी भी अगर आगे से अगर आप सुने कि वाओ यार मार्केट तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि निफ्टी ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या है सेंसेक्स ऊपर जा रहा है। तो ये जो मार्केट्स हैं, चाहे मैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करूं या फिर मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करूं, तो इनके अंदर कौन सी कंपनीज है, कितनी कंपनीज है, सिर्फ वो डिफरेंट है। लेकिन ये किस टाइम के ऊपर खुलती है, किस टाइम के ऊपर क्लोज होती है, वो बिल्कुल सेम है। जैसे कि इनका जो ओपनिंग टाइम है सैटरडे और संडे को बंद रहेगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी बंद रहेगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी बंद रहेगा। तो अगर मैं बात करूं कि ये पूरे के पूरे वीक में किन दिन एक्टिव रहते हैं, तो वो हो जाएगा मंडे टू फ्राइडे। ओपन होते हैं सुबह के 9:15 बजे, ठीक है, और उसी तरीके से क्लोज हो जाते हैं दोपहर के 3:30 बजे। तो अगर मानो कोई इंट्राडे ट्रेडर है तो बेसिकली वो ट्रेड ले पाएगा 9:15 के बाद। और अगर उसने इंट्राडे ट्रेड लिया तो उसको खत्म करनी पड़ेगी, उसको क्लोज करनी पड़ेगी अपनी इंट्राडे ट्रेड 3:30 बजे से पहले। उसी तरीके से एक प्री ओपनिंग भी होती है कि मानो आप लोगों ने ये चीज़ काफ़ी बार सुनी होगी कि आज तो इस पर्टिकुलर कंपनी का, मुझे नहीं पता, अगर आपने कभी भी बिजनेस चैनल देखा है तो इसके बारे में ज़रूर सुना होगा कि एक कंपनी के बहुत सारे शेयर्स एकदम से खरीदे गए हैं। जैसे कि अडानी एंटरप्राइजेस की अगर मैं बात करूं, तो उनका जो इशू चल रहा था, तो जैसे ही पता लगा कि जिन रिपोर्ट ने बोला था कि जिन रिपोर्ट ने जो भी एलिगेशंस लगाए थे अडानी के ऊपर वो फॉल्स थे, जिस दिन वो प्रूव हुई उसके अगले दिन ही बल्क बाइंग होगी बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से जो अडानी के जो प्राइसेस है वो एकदम शूट अप हो गए। तो ये जो बल्क बाइंग होती है ना, ये बल्क बाइंग होती है प्री ओपनिंग आवर्स में। मैंने सिर्फ एक रैंडम एग्जांपल दिया है, तो इसका जो टाइम है वो है सुबह के 9 बजे से लेके सुबह के 9:08 तक। तो मैं बोल सकती हूँ कि जितना ज़्यादा एक पर्टिकुलर स्टॉक, जितना ज़्यादा एक कंपनी का शेयर खरीदा जा रहा है, उतनी ही उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो अगर मानो वो बीएससी में है तो ऑब्वियसली बात है वो कंट्रीब्यूट करेगा सेंसेक्स को बढ़ाने में, और अगर वो एनएससी में है तो डेफिनेटली वो करेगा क्या, निफ्टी को बढ़ाने में। आज की वीडियो के लिए इतना ही। एक वीडियो कल आने वाली है रात को 9 बजे, जिसके अंदर हम लोग और चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे और ट्रेडिंग के सेक्शंस को एक्सप्लोर करेंगे, ताकि आपकी जो नॉलेज है वो बढ़े, ताकि आप फाइनली काबिल हो पाए कि आप अपनी ट्रेडिंग की जो जर्नी है वो शुरू कर पाएँ, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो स्टॉक्स की फॉर्म में हो या वो डेरिवेटिव्स की फॉर्म में हो, जो भी आपको पसंद आए। दैट इज़ ऑल एवरीवन। अगर आपको पसंद आई है ये वीडियो तो ज़रूर से लाइक करना, इस वीडियो को आगे और शेयर करना, और अगर कोई भी फीडबैक है, अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आप चाहते हैं मैं पर्सनली लूँ, देन यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दैट इज ऑल एवरीवन, थैंक यू सो मच, आदियस।